हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम किन पदों को पढ़ते हैं, किन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, फिर हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, इसी के साथ साथ मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में और महान्यायवादी के बारे में। तो इनके बारे में हम समझते हैं। संघीय कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं, संघीय कार्यपालिका किस भाग के अंतर्गत आता है, तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं और साथ ही महान्यायवादी के बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक वर्णित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन किन आर्टिकल्स में है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भारत में किस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो याद रखना, भारत में संसदीय व्यवस्था, जो सरकार की व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखना, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री मंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से। सबसे पहले राष्ट्रपति का जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53 में लिखा है, क्या लिखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में, अनुच्छेद 54 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वर्णित है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य किसमें आते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। फिर हम बात करते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के बारे में। राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी किसमें आते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और फिर आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखना, जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चाहे वो संसद हो यानी लोकसभा और राज्यसभा, या फिर राज्य विधानमंडल हो, या दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा की बात हो, इन सब के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों के बारे में आप याद रखना। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये मूल रूप से निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे। इनको 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया है। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का वर्णन है। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति का वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तीनों बातें याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। ठीक है, किसके चुनाव की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के।
फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कहाँ पर किया जाता है। तो ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और उसके जो फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसी का फैसला जो है वो अंतिम होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, किस आधार पर, कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अर्थात जिस निर्वाचक मंडल की हम बात किए थे अभी, उस निर्वाचक मंडल में यदि कोई अनुपस्थित है कोई सदस्य, तो उससे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या उसका जो निर्वाचक मंडल है वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है। अनुच्छेद 56 में सामान्यतः पद ग्रहण से कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 56 के 1 क में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की पात्रता किसमें है, अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहली और महत्वपूर्ण बात की भारत का नागरिक हो। याद रखना, यहाँ पर भारत का जन्म से नागरिक होने जैसी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, सामान्यतः कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के अंतर्गत जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ठीक है, चुनाव के समय लाभ का पद नहीं धारण करता हो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग ले रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इन योग्यताओं को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, अनुच्छेद 59 की। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं दी गई हैं। किसमें, अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय है, अर्थात यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उस पद को पूरा करने के लिए चुनाव कितने समय तक हो जाना चाहिए, उसके बारे में जो वर्णन है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 62 में है। ठीक है, अनुच्छेद 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि भारत सरकार के समस्त जो कार्यपालिका कृत्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 86 की बात करें तो अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो किसमें है, वो अनुच्छेद 86 में है। ठीक है, अनुच्छेद 87 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में, ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो पहला सत्र होता है आम चुनाव के बाद, उस पहले सत्र के आरंभ में और जो प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है उसके प्रारंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। ठीक है, किसके तहत, आर्टिकल 87 के तहत। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 में दिया गया है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 108 में है।
और इस अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ये बात भी याद रखना, इसका अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होगी या नहीं होगी, इससे संबंधित है। ठीक है, यानी कि कोई विधेयक यदि संसद पारित कर देती है, लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो वो विधेयक कहाँ पर जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर स्वीकृति रोक ले, या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं विधेयक से संबंधित, ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 111 में। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 123 के। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर, चाहे वो कानूनी विषय हो या संवैधानिक मुद्दा हो, उससे सलाह ले सकता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की, जो कि इसके पहले हमने डिस्कस नहीं किया था, अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये शब्द याद रखना। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। दूसरी बात, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए तथा जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो कितना है? 5 लाख रुपए है। और जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। इस बात को भी याद रखना। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, उनका कार्यकाल क्या था, इसकी बात करते हैं। तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जो कार्यकाल है 1950 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल है। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। कहाँ के थे? बिहार के थे। जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। मई 1967 से लेकर मई 1969, लगभग 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा। और जो चौथे राष्ट्रपति हैं वो हैं वीवी गिरी, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इस बात को याद रखना, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी हैं। ठीक है, कब रहे? तो मई 1969 से जुलाई 1969 में ये रहे। फिर 5वें जो राष्ट्रपति हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति ही थे, जुलाई 1969 से अगस्त 1969 में। तो इनको भी याद रखना। ठीक है, वीवी गिरी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर हम बात करते हैं 6वें राष्ट्रपति। पुनः वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बनते हैं और इस बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर बीडी जत्ती, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कब? 1977 में।
नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण की। 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? आर वेंकटरमण जी रहे। जो 12वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इसके बाद हम बात करते हैं के आर नारायणन की। 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? के आर नारायणन। ठीक है। 14वें राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। 15वीं जो राष्ट्रपति हैं और जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। जो 16वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और 17वें जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और 18वीं जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से अब तक भारत की राष्ट्रपति हैं। फिर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपतियों के बारे में। अनुच्छेद 63 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 64 जो है इसमें लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस बात को याद रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो किस में है? अनुच्छेद 65 में, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 66 क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के क्लाज 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होगा। किस तरह से होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और इसमें भी मतदान कैसा होगा? गुप्त होगा। तो याद रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। ठीक है। फिर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 66(3) की। यहाँ पे लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और तीसरी बात, वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 67 की। इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है, कितना होना चाहिए? तो सामान्यतः पद ग्रहण से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 67 क की, जिसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 67 ख में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। ये समस्त सदस्यों का बहुमत जो है ये याद रखना। ये जो संकल्प प्रस्ताव होगा उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, इसमें राज्यसभा के समस्त सदस्यों का बहुमत अनिवार्य होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 68 की। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति को पूरा करने के लिए उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को पूरा करने के लिए चुनाव का जो समय निर्धारण है और आकस्मिक रिक्ति को पूरा करने के लिए चुने गए व्यक्ति का जो कार्यकाल है, इससे संबंधित जो बातें हैं वो अनुच्छेद 68 में लिखी हुई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं, आर्टिकल 69 की। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण इसमें वर्णित है और उपराष्ट्रपति जो अपना शपथ ग्रहण है वो किसके समक्ष करता है? तो ये भी याद रखना, राष्ट्रपति के समक्ष करता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 97 की।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते समय सभापति को संदेय वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे जो भी वेतन और भत्ते मिलते होंगे वो उनका हकदार नहीं होगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की। सबसे जो पहले उपराष्ट्रपति हैं भारत के वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1962 से 1967 तक उपराष्ट्रपति रहे। तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। 1967 से 1969 तक रहे। चौथे उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक जी। 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। पांचवें उपराष्ट्रपति हैं बीडी जत्ती। 1974 से लेकर के 1979 तक। छठवें उपराष्ट्रपति हैं एम हिदायतुल्ला। 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जो सातवें उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकटरमण। 1984 से 1987 तक उपराष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा जी 8वें उपराष्ट्रपति हैं। 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे। और 9वें उपराष्ट्रपति हैं के आर नारायणन। 1992 से 1997 तक। इसके बाद के जो भी उपराष्ट्रपति हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान से सुनिए। 10वें उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर के कृष्णकांत। 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 11वें उपराष्ट्रपति हैं भैरव सिंह शेखावत जी। 2002 से 2007 तक। 12वें उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। 2007 से 2017 तक। 13वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। 2017 से 2022 तक। और 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। 2022 से 2025 तक। अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। 2025 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक पर अगर डिटेल में क्लास ली जाए तो बहुत बड़ी क्लास हो सकती है, पर लेखपाल एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ों को हमने कवर किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की अनुच्छेद 74। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने जो कृत्यों का प्रयोग है वो किसकी सलाह से करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक तो ये याद रखना कि प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, पर प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लिखा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कहाँ है? आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में है। और ये कब जोड़ा गया? ये जो प्रावधान है ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) में लिखा है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 78 की बात करें तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है।
मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, तो इसको याद रखना। 15 अगस्त 1947 में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 52 है। फैक्ट है, याद रखना। भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है, इस बात को याद रखना। भारत में जो मंत्रियों का वर्गीकरण है वो ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। ठीक है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ठीक है। फिर हम बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी जो होता है ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो महान्यायवादी होते हैं वो अपना पद धारण करते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 88 की। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है। महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कब तक? 1947 से लेकर 1964 तक रहे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। कब तक? 1964 से 1966 तक रहे। जो हमारी तीसरी प्रधानमंत्री हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रही। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इनके सुपुत्र राजीव गांधी जी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और फिर रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर जी 1990 से 1991 तक। और फिर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। फिर हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 1996 में ही ये कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। फिर बनते हैं HD देवगौड़ा 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री। IK गुजराल 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं और इस बार इन्होंने अपना जो कार्यकाल है थोड़ा सा बढ़ाया, 1998 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर अभी तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।